ठीक, तो अब हम आगे की बात करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ द, ठीक है, वन जीन। वन जीन मतलब एक सिंगल जीन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, एक सिंगल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। वन जीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक करेक्टर को लेंगे और आपस में क्रॉस करवा के देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमको इफेक्टिवली मिल सकती हैं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने तीन लॉज दिए थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कितने लॉज थे? 3। पढ़ा है बचपन में कि नहीं? बचपन में नहीं, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। ठीक, 3 लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो पहले 2 लॉज थे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हैं, जो लास्ट वाला लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। तो पहले हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। एक सिंगल करेक्टर को लेंगे, आपस में क्रॉस कराएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या फर्क आता है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, बातचीत मत करो। ठीक, सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर मैं बात करूंगा तो हमने प्योर टॉल ले लिया। हमने क्या ले लिया? प्योर टॉल। हमने क्या ले लिया? प्योर डॉर्फ। चलो एक छोटी सी चीज और, चलो ठीक है, क्या हो रहा है भाई? एक छोटी सी चीज और है कि इसके अंदर कितने गैमेट बनेंगे? कितने गैमेट बनेगा? क्यों एक गैमेट बनेगा? सेम कैरेक्टर है ना। चलो इसको फॉर्मूले में लगा के देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2 raised to power n। n यहां पर क्या है? 0। n क्या हो गया? 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो इसके कितने गैमेट बन जाएंगे? एक गैमेट कौन सा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ t। समझ में आ रही बात? ठीक, तो हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने पेरेंट लिया प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ। प्योर शब्द कहीं पर आ जाए, प्योर लाइन कहीं पर आ जाए, ठीक, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कहीं पर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। क्या आप कंसीडर करेंगे? होमोजाइगस। प्योर लाइन, प्योर करेक्टर, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। तो मेंडल ने लिया प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, आपस में क्या किया? क्रॉस। तो प्योर टॉल को लिया तो प्योर टॉल क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। प्योर डॉर्फ स्मॉल टी। कैपिटल टी पेरेंट था, उसका गैमेट क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। कैपिटल सिंगल कैपिटल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी। गैमेट्स मिले, क्या बन गया? F1 जनरेशन क्या आई? कैपिटल टी स्मॉल टी, और सारे के सारे क्या रह गए? टॉल। तो मेंडल ये कहते हैं, मेंडल ने इस स्टेटमेंट में क्या बात कही कि मेंडल ने कहा कि अगर हम 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, कंट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट, यानी कि 2 कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराएंगे, टॉल को शार्ट के साथ मिलाएंगे, रिंकल्ड को राउंड के साथ मिलाएंगे, तो हमें F1 जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर दिखेगा। सिर्फ क्या दिखेगा? एक कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर हमें विजिबल नहीं होगा। और जो कैरेक्टर हमें दिखेगा वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर। बात सुन रहे कि नहीं? कि अगर हम 2 चीजों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो एक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? सप्रेस, और दूसरा कैरेक्टर क्या करेगा? एक्सप्रेस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। बात क्लियर? तो वहीं पर यहां बात कर ली जाती है कि जब एक क्रॉस को किया जाता है प्योर टॉल प्योर डॉर्फ प्लांट के अंदर, तो F1 ऑफस्प्रिंग 100% क्या होते हैं? टॉल। ठीक, इट इंडिकेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज अ क्रॉस बिटवीन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि कभी भी जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस होगा तो हम क्या देखेंगे कि एक ही ट्रेट एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में। ठीक, अब मेरी बात समझना। ठीक, जैसे कि मैं आपकी बात करूं, चलो आपने इतना कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, F1 जनरेशन ये है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाते हैं। F1 जनरेशन को मैंने आपस में क्रॉस करवाया। सब लोग बात समझ आ रही है कि नहीं? किसी को कहीं पर कोई डाउट होगा तो बताना। F1 जनरेशन को हम क्रॉस करवा रहे हैं तो हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक, F1 जनरेशन को क्रॉस करवाने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला। इस रिजल्ट में हम क्या देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ठीक, ये रेशियो मत याद करो, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप याद देखें कि ये दोनों क्या हैं? टॉल, और ये दोनों ये क्या है? शॉर्ट या फिर डॉर्फ। ठीक, तो आप क्या बात करेंगे इसमें कि टॉल और डॉर्फ की हम इसमें क्या बात कंसीडर करना चाहते हैं कि टॉल करेक्टर, यानी कि डोमिनेंट करेक्टर वो करेक्टर होता है जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करे।
तो ये होमोजाइगस कंडीशन है तब भी टॉल है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तब भी टॉल है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे और हेट्रोजाइगस, परंतु रेसेसिव कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कब एक्सप्रेस करता है? आपका होमोजाइगस कंडीशन में। सिंपल बात समझ में कि नहीं, कि आपको अगर मैं बोलूं डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है जो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे और हेट्रोजाइगस। अगर मैं पूछूं रेसेसिव कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ किसमें? होमोजाइगस में एक्सप्रेस करे। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक, तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, whereas recessive character expresses only in homozygous condition। क्लियर बात है कि नहीं? ठीक, तो वही यहां पर बात की जा रही है कि द ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज कंसीडर्ड एज डोमिनेंट एंड विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज कंसीडर्ड एज रेसेसिव। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि दो कंट्रास्टिंग, दो अपोजिट चीजों के बीच में अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो जो हमें चीज F1 जनरेशन में मिलेगी वो क्या कहलाएगी? डोमिनेंट। जो चीज विजिबल नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? रेसेसिव। इसको क्या कहा गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है कि नहीं? चलो अब आगे की बात है। दूसरा कैरेक्टर कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी इसको दूसरे लॉ को दूसरा नाम देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल ने 3 लॉज दिए। 3 में से 2 लॉ फेल हो गया, एक ही लॉ यूनिवर्सल लॉ कहते हैं इसको। तो कई बार तुमसे पूछे कि यूनिवर्सल लॉ किसे कहा जाता है मेंडल का, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ आज तक गलत साबित नहीं हो पाया है। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी एक्सेप्शन देखे हैं, हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी एक्सेप्शन देखे, सारे एक्सेप्शन बताऊंगा, पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का कौन सा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ। अब मेरी बात समझना, ठीक। फिर वही सेम क्रॉस बात करते हैं कि हमने पेरेंट लिया प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ, इसको आपस में इसका गैमीट टी, इसका गैमीट स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन क्या आई? कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इनके बीच में सेल्फिंग का मतलब है आपस में क्या कराया गया? क्रॉस। F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से क्रॉस कराया गया, तो हमें क्या कैसा रेशियो मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। आप क्या देखते हैं, क्या रेशियो मिला आपको? 1:3:1। 3 क्या हो गए? कैपिटल, 1 क्या हो गया? डॉर्फ। ठीक, अगर मैं, ये तो फिनोटाइप की बात आ गई। फिनोटाइप मतलब क्या? दिखने वाला। जीनोटाइप मतलब जीन वाला। तो जीनोटाइप क्या रेशियो हो जाएगा? 1:2:1। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, अब यहां पर देखो, अब एक बात गड़बड़ हो गई कि नहीं? आप सोचो कि भैया F1 जनरेशन में हमको सारे के सारे क्या मिले थे? टॉल। F1 जनरेशन में क्या मिले थे? टॉल। अब ये टॉल को क्रॉस करवा रहे तो शॉर्ट क्यों मिल रहा है? मेरी बात समझना, तुम सही कह रहे हो। मैं क्या बता रहा हूं कि अपने दिमाग में सोचना कि मेंडल ने सोचा कि भाई अगर मैं टॉल के बीच में क्रॉस करवा रहा हूं तो हमको डॉर्फ क्यों मिल रहा है? तो वो कहते हैं कि कोई भी गैमीट अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ता नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि अपीयरेंस ऑफ द डॉर्फ प्लांट इन द F2 जनरेशन, यानी कि सेकेंड जनरेशन में डॉर्फ प्लांट का दिखना हमें यह दिखाता है कि जो डॉर्फ डिटरमाइनिंग फैक्टर था, यानी कि ये डॉर्फ है, तो इस डॉर्फ के लिए कौन सा कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? स्मॉल टी। डॉर्फ के लिए कौन सा कैरेक्टर स्मॉल है? स्मॉल टी। तो स्मॉल टी F1 जनरेशन भी मौजूद था मगर वो एक्सप्रेस नहीं किया था। मेरी बात समझना, मेंडल कहते हैं कि जो F2 जनरेशन में आप लोग एक स्मॉल ट्री को देखते हैं, इस स्मॉल ट्री के लिए जो कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो F1 जनरेशन भी मौजूद था, पर वो दिखता नहीं था, एक्सप्रेस नहीं होता था। ठीक, तो हमारी बात क्या की जाती है कि F1 जनरेशन में कैरेक्टर जो एक्सप्रेस कर रहा है और कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग अपना काम करते हैं, दोनों मिलकर काम नहीं करते। तो वही बात यहां पर साफ साफ बात की जाती है कि डॉर्फ डिटरमाइनिंग फैक्टर F1 जनरेशन में भी मौजूद रहा होगा मगर वो एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गए। कब अलग अलग हो गए? गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। मेरी बात समझना, ठीक, कि जब भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट बनाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने गैमीट बनाएगा? 2। कौन कौन से? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों का आपस में रोल नहीं रहेगा, ये दोनों लोग अलग अलग सेग्रीगेट होंगे। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? अलग हो जाना। तो गैमीट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये कैपिटल टी अपने हिसाब से काम करेगा, ये स्मॉल टी
अपने हिसाब से काम करेगा, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसी लॉ को क्या कहा गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का मतलब क्या है कि ना इसने इसको इन्फ्लुएंस किया ना इसने इसको इन्फ्लुएंस किया, इसने अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखा, इसने अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखा। बात समझ में कि नहीं कि दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं हुई। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सरल भाषा में फिर से बताएं, ठीक। तो इसके बाद क्या बात की जाएगी कि जब भी मेंडल ने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या मिले? टॉल। F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या मिले? टॉल। और F2 जनरेशन में हम क्या देखते हैं कि एक हमको क्या मिला? शॉर्ट। तो मेंडल ने कहा क्या कि शॉर्ट को डिटरमाइन करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल थी वो F1 जनरेशन में भी मौजूद थी, मगर वो एक्सप्रेस नहीं की थी। लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों अलग अलग सेग्रीगेट होंगे, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर रोल नहीं रहेगा। बात सुन में? तो इस लॉ को क्या कहा गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दो लॉ है। पहला लॉ क्या हो गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें यह कहता है कि एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर क्या होता है? हावी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि गैमीट्स बनने के लिए जो कैरेक्टर्स होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे का रोल एक दूसरे में नहीं रहता। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक। तो ये दो लॉ हो गए। आज तक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गलत नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हाँ क्रॉसिंग ओवर होती है वो अलग बात है, ठीक, लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। तो वही बातें यहां पर की जा रही है कि जब हम लोग क्रॉस करते हैं प्योर टॉल और प्योर डार्क के बीच में, ठीक, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिलते हैं। उसके बाद जब हम इनके बीच में सेल्फ क्रॉस करते हैं तो हम देखते हैं 3 टॉल मिलते हैं, एक डॉर्फ मिलता है। डॉर्फ जो F2 जनरेशन में हमें मिलता है यह हमें यह बताता है कि F1 जनरेशन में भी कुछ ऐसे फैक्टर रहे होंगे जो डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते होंगे, मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? किसको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? एकदम ईमानदारी से बताओ, सबको समझ में आ रही है? ठीक। तो हमारे पास दो लॉ है। डोमिनेंस का लॉ कहता है कि एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? डोमिनेंट। सेग्रीगेशन का लॉ क्या कहता है कि गैमेट्स एक दूसरे से क्या होते हैं? सेग्रीगेट, एक दूसरे में रोल उनका नहीं होता। क्लियर? तो ये दो लॉ थे। अब ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन मेंडल के लॉ का। मेंडल क्या कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? डोमिनेंट। गर्मी लग रही है? ठीक, स्वेटर वेटर मत पहन के आओ फिर, ठीक। अब मेरी बात सुनो, ठीक। तो दो लॉ हो गया। पहला लॉ क्या हो गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। 2 मिनट में बंद कर देना, ठीक, तबीयत तुम्हारी भी खराब हो जाएगी। पहला क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर क्या करता है? डोमिनेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है? गैमीट्स इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं? सेग्रीगेट। गैमीट्स इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं? सेग्रीगेट। ठीक। अब आती है बात नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स की। ये मेंडल ने बात नहीं की, ये मेंडल लॉस के एक्सेप्शन थे। मेंडल ने क्या कहा था? एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर क्या होता है? डोमिनेंट। एक कैरेक्टर दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर आता है डोमिनेंट, ठीक। अब कुछ एक्सेप्शन है। को डोमिनेंस। सब पंखा बंद कर दो। अब सबसे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब सबसे पहला क्या आया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। इनकम्प्लीट का मतलब क्या? आधा, ना तेरा ना मेरा। बात सुन में कि नहीं? कि मतलब हमने क्या किया? 2 कैरेक्टर्स को लिया, ठीक। हमने क्या किया? हमने 2 कैरेक्टर्स को लिया। कौन कौन से कैरेक्टर्स को लिया? मान लो मैंने तुमको 2 रंग दिए। मैंने एक रंग दिया तुमको रेड और एक रंग दिया तुमको व्हाइट। बोला पेंट को दोनों मिक्स करो, तो कौन सा रंग आएगा? पिंक, ठीक। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक। तो मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि रेड को व्हाइट के ऊपर क्या कर जाना चाहिए था? डोमिनेट। अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना कि मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि रेड को व्हाइट के ऊपर क्या हो जाना चाहिए था? डोमिनेट। कौन सा रंग बनना चाहिए था? रेड। लेकिन यहां पे कौन सा रंग बना? पिंक। तो क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ कि नहीं? कि डोमिनेंस हुआ क्या हुआ? आधा, ना तेरा ना मेरा, आधा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है हाफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसका पहला एग्जांपल है आपका स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर या एंटेरिनियम मैजस। तीनों नाम लिख सकते हैं, स्नैप ड्रैगन, एंटीरेनियम मैजस और डॉग फ्लावर, ठीक। 3 नाम है, ठीक। अब इसमें क्या किया गया? एंटीरेनियम मैजस की बात करूं, डॉग फ्लावर की बात करूं, स्नैप ड्रैगन की बात करूं, तो इसमें 2 रंग के फूल होते थे। एक फूल होता था रेड और दूसरा फूल होता था व्हाइट।
मेंडल के हिसाब से रेड और व्हाइट को मिलाएंगे तो क्या बनना चाहिए था? रेड। लेकिन यहां पर क्या बना? पिंक। सारे के सारे फूल कैसे बने? पिंक। ठीक। लेकिन जब इनको F2 जनरेशन में क्रॉस करवाया गया, थोड़ा गंदा लिखा है, तो एक क्या बनाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, और एक क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल आर, और एक क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जो दोनों कैपिटल वाले थे वो क्या हो गए? रेड। जो दोनों स्मॉल वाले थे वो क्या हो गए? व्हाइट। जो कैपिटल आर स्मॉल था वो क्या हो गया? पिंक। तो बात सुन में, तो इसमें तीन दिखा कि नहीं दिखा? या तो मेंडल के हिसाब से क्या दिखना चाहिए था? तो या तो रेड या तो व्हाइट। यहां पर एक नया कलर दिख गया, क्या दिख गया? पिंक। बात सुन में, तो ये मेंडल का लॉ का एक्सेप्शन है कि नहीं है? तो मेंडल के कौन से लॉ का एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला एक्सेप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? स्नैपड्रैगन। पहला एग्जांपल स्नैपड्रैगन, दूसरा एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में दो कलर के फूल होते हैं, कौन कौन से? रेड और व्हाइट। और इसमें भी क्या बनता है? पिंक। सेम टू सेम ऐसे। और एक होता है एल्ड्रूसियन फाउल। फाउल मतलब मुर्गी। एल्ड्रूसियन मुर्गी। एल्ड्रूसियन मुर्गी के अंदर दो कलर होते हैं, एक तो ब्लैक होता है, एक तो व्हाइट। और दोनों को जो आपस में क्रॉस करते हैं तो ना ब्लैक दिखता है ना व्हाइट दिखता है, क्या दिखता है? ब्लू। ठीक। तो तीन एग्जांपल से किसके? आपके इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट का मतलब क्या? हाफ, यानी कि ना तेरा ना मेरा, बीच का, मतलब पिंक। ठीक। तो तीन एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से? स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जलापा और एल्ड्रूसियन फाउल। एल्ड्रूसियन फाउल। अब आगे की बात करते हैं कोडोमिनेंस। अगला शब्द क्या है? कोडोमिनेंस। को का मतलब क्या हो गया? साथ साथ, मेरा भी और तेरा भी। बात सुन में है कि नहीं? ठीक। अब इसने क्रॉस किया, ठीक। अब इन्होंने क्रॉस कराया कोट कलर ऑफ कैटल्स। कोट कलर ऑफ कैटल्स यानी कि जो तुमने गाय देख रखी होंगी, गाय, मैं बता रहा हूं कि एक गाय थी व्हाइट कलर की, एक गाय थी ब्राउन कलर की, एक गाय थी व्हाइट कलर की, एक गाय थी ब्राउन कलर की। मैंने दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया और एक हमें ऐसी गाय मिली जिसके पास व्हाइट कलर वाले पैचेस भी थे और ब्राउन कलर वाले पैचेस भी थे। बात सुन में आ रही कि नहीं? रेड, सॉरी, ब्राउन और व्हाइट मिलकर एक नया कलर बनना चाहिए था ना, या फिर या तो ब्राउन डोमिनेट कर जाना चाहिए था। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, ब्राउन के भी पैचेस मिले और व्हाइट के भी पैचेस मिले, तो दोनों साथ साथ में डोमिनेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कोडोमिनेंस। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? तुमने बहुत सारी गाय भैंस ऐसे नहीं देखी है कि उनके अंदर व्हाइट कलर के भी पैचेस होते हैं और ब्राउन कलर के भी पैचेस होते हैं, है नहीं? तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? किसका? कोडोमिनेंस। ठीक। तो इनकंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ना उसका ना उसका, और कोडोमिनेंस का मतलब दोनों का। ठीक है, सरल भाषा में समझते रहना। ठीक। तो कोट कलर ऑफ कैटल्स यानी कि कैटल यानी कि गाय की स्किन के बारे में बात की जाती है। तो रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? रोन। रोन का मतलब होता है रेड के पैचेस भी और किसके पैचेस भी? व्हाइट के पैचेस भी। ठीक। तो पैचेस ऑफ रेड एंड व्हाइट। इसके बाद जब हम इसमें क्रॉस कराते हैं तो हमें एक रेड मिलता है, एक व्हाइट मिलता है और दो क्या मिलता है? रोन। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा आपका? कोडोमिनेंस। किसका एग्जांपल? कोडोमिनेंस। ठीक। तो अब सवाल आता है कि आपकी बात की जाएगी चाहे इनकंप्लीट डोमिनेंस की बात करें चाहे कोडोमिनेंस की बात करें। ठीक। इसके अंदर तुमसे अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछे या तुमसे जीनोटिपिक रेशियो पूछे, तुम्हारा दोनों रेशियो क्या रहेगा? सेम, 1:2:1। चलो इसमें देखते हैं, अभी आप इसमें देखें। ठीक। इसमें देखो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा इसका? देखो फिनोटिप, एक रेड है, दो पिंक है, एक व्हाइट है, तो 1:2:1। ठीक। अगर मैं बात करूं दोनों कैपिटल आर है, दोनों एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है, ठीक, और दोनों स्मॉल आर है, तो चाहे फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं चाहे जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, दोनों क्या हो जाएगा? सेम। समझ में आई? तो चाहे आप इनकंप्लीट डोमिनेंस की बात करें चाहे कोडोमिनेंस की बात करें, इसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या रहता है? सेम। सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक। तो आपने, मेंडल ने दो लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं, मैं डोमिनेंस के एक्सेप्शंस की बात करता हूं। तो डोमिनेंस में आपने सबसे पहला एक्सेप्शन क्या देखा? इनकंप्लीट, यानी कि दोनों को मिलाएंगे एक नया मिलेगा। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों को मिलाएंगे दोनों एक्सप्रेस करेंगे। ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक। समझ में आ रही बातें? पक्का? मेंडल वाले में दोनों खा ले, दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस करता था। मेंडल कहते हैं तो उसमें अलग अलग होता है। ठीक। मेंडल क्या कहते हैं? दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस करेगा। इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? दोनों में से एक कोई ना तेरा ना मेरा एक्सप्रेस करेगा। ठीक। और तुम्हारा कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? दोनों एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आ रही बातें? तो ये सारे एग्जांपल्स थे। ठीक।
अब हम बात करते हैं प्लियोट्रॉपी की। थोड़ा गंदा लिखा है पर समझने की कोशिश करना, ठीक। प्लियोट्रॉपी कुछ नहीं है, बस एक शब्द याद कर लो, वन जीन मेनी फंक्शन। अगर मैं तुमसे पूछूं प्लियोट्रॉपी क्या है, तो मैं कुछ वन जीन मंथ, यानी कि एक जीन कई सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक देखा क्या रहते हैं मेंडल की, भैया कैपिटल टी है तो कैपिटल टी है तो सिर्फ टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक जीन एक से ज्यादा काम कर सकती है। मेंडल कहते थे कि एक जीन एक ही काम करती है, पर यह बात सत्य नहीं थी। एक जीन कई सारे काम कर सकती है, ठीक। तो अब एक तो कहता है कि जब एक सिंगल जीन में डिफेक्ट होता है तो उससे मोर देन वन कैरेक्टर इफेक्ट हो, यानी कि एक जीन में कोई प्रॉब्लम हो तो एक से ज्यादा बीमारियां हमें हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या हो जाएगा, वन जीन मैनी फंक्शन। एक लाइन वैसे याद रखना, वन जीन विथ मैनी फंक्शन। पहला एग्जांपल है, पहली बीमारी है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया का दूसरा नाम दिया जाता है गैलेक्टोसीमिया। सब कुछ लिखा हुआ है। बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, दूसरा क्या नाम है, गैलेक्टोसीमिया। सेम बीमारी है, ठीक। कौन सा सिंड्रोम, सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, वो अलग चीज है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक। वो बीमारी से रिलेट करेंगे। यहां पर एक जीन कई सारे काम कर रही है, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक। तो एक बीमारी है फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम की कमी हो जाती है। उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा नाम है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक, हाइड्रोलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन को किस में बदल दिया जाता है, टायरोसिन में। हम सबकी बॉडी में फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कौन बदलता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। कौन बदलता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। परंतु अगर हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज नहीं होगा, ठीक, व्हेन फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज इज डिफिशिएंट, नो ब्रेकडाउन ऑफ फिनाइल एलानिन टेक्स प्लेस। यानी कि अगर हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में टूट नहीं पाएगा और हमारी बॉडी में कौन एक्युमुलेट होता जाएगा, फिनाइल एलानिन। और फिनाइल एलानिन के एक्युमुलेट होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। डिफेक्ट हुआ एक जीन में, कौन सी जीन, जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम बना रही थी। मेरी बात सुनते रहना, डिफेक्ट हुआ एक एंजाइम में, वो एंजाइम कौन सा था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। पर वो एक एंजाइम के डिफेक्ट होने की वजह से, एक जीन के डिफेक्ट होने की वजह से हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन एक्युमुलेट होता रहा और फिनाइल एलानिन एक्युमुलेट होने की वजह से हमारा दिमाग भी कमजोर हो गया, मेंटल रिटार्डनेस, हमारी बॉडी में हेयर भी गायब हो गए और हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन भी क्या हो गया, चेंज। तो डिफेक्ट किस में आया, एक जीन में, और फंक्शन कितने हैं, बहुत सारे। तो इसको क्या कहा जाएगा, प्लियोट्रॉपी। बात सुन में आ रही कि नहीं, ठीक। तो अब मैं इसको थोड़ा सा, इसमें गंदा लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। बातचीत क्या कर रहे हो, बताओ, मुझे बताओ क्या बातचीत है। हाँ, तो उसका एक एग्जांपल है, वही तो बता रहा हूं। प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल, पहला क्या एग्जांपल है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक। अब हमारी बॉडी में कौन सा केमिकल है, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन क्या है, तो एंजाइम में मार पड़ जाएगी। अमीनो एसिड, अब बहुत देर में याद आया। हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन क्या है, अमीनो एसिड। फिनाइल एलानिन किस में बदलता है, टायरोसिन। किसकी मदद से, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। अब मान लो इस फिनाइल, मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी में जो भी चीज होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन्स। हमारी बॉडी में जो एंजाइम बन रहा है, जो हार्मोन बन रहा है, जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, कौन बना रहा है, जीन्स, हाँ या नहीं, ठीक। तो इस फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज को कोई जीन बना रही होगी कि नहीं, हाँ या नहीं, मैं बताऊं, कोई जीन एक्स थी, कोई जीन एक्स हमारी बॉडी में क्या बना रही थी, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज, ठीक है। हमारी बॉडी में एक जीन थी फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज, ठीक। फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज को एक जीन बना रही थी एक्स। अब मान लो इस एक्स जीन में क्या हो गया, डिफेक्ट। अब एक्स जीन में डिफेक्ट हो गया तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज नहीं बनेगा। अब फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज अगर नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में बदल
नहीं पाएगा। हमारी बॉडी में कौन इकट्ठा होता जाएगा? फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन के इकट्ठा होने के वजह से हमारी दिमाग क्या हो जाएगा? कमजोर। हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? हेयर का लॉस। और हमारी बॉडी में, स्किन में क्या हो जाएगा? पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन, मतलब हमारी स्किन का कलर क्या हो जाएगा? चेंज। बात सुन रहे? तो कौन सी एक जीन में डिफेक्ट हुआ? हमारे फंक्शन कितने डिफेक्ट हुए? 3। बात सुन मेरी? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। इसका दूसरा एग्जांपल है ड्रोसोफिला। ठीक, ड्रोसोफिला। ठीक, ड्रोसोफिला की आंखें, ड्रोसोफिला की आंखें। ठीक, तो ड्रोसोफिला की आंखों के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल थी, व्हाइट आई कलर, यानी कि ड्रोसोफिला की आंखों को सफेद बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल थी। अब वो जीन में क्या हो गया? म्यूटेशन। तो उस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से उसकी आंखों का रंग तो व्हाइट से ब्राउन हो ही गया, उसके साथ साथ उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आए कि उसकी बॉडी में पिगमेंटेशन क्या हो गया? खत्म। यानी कि उसकी बॉडी में जो रंग था वो क्या हो गया? गायब। उसके साथ साथ उसकी विंग का साइज क्या हो गया? रिड्यूस। तो एक जीन में डिफेक्ट होने की वजह से 3 फैक्टर्स गए। मतलब कि ऐसे याद कर लेना कि ड्रोसोफिला के एक जीन के अंदर डिफेक्ट हुआ तो 3 चीजें खराब हो गई। उसकी आंखों का रंग भी चला गया, व्हाइट कलर क्या हो गया? चला गया। उसकी बॉडी से कलर क्या हो गया? चला गया। और उसके विंग का साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? प्लियोट्रॉपी। ठीक, चलो एक चीज तुमने पढ़ रखी है क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। कितने प्रकार की हीमोग्लोबिन होती है? बहुत सारी। HbA, HbF, HbS, नाम सुना है? HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक, HbF फीटल हीमोग्लोबिन, HbS सिकल सेल ट्रेट। नाम सुना है? सारे सारे नाम सुन रखे हैं। ठीक, तो मेरी बात सुन जाना। ठीक, हमारी बॉडी में एक जीन में डिफेक्ट हुआ तो हमारी बॉडी में HbA, समझ लो, रुक जाओ, हमारी बॉडी में यूजुअली HbA मौजूद होता है। ठीक, HbF की अगर मैं बात करूंगा तो 6 महीने के बच्चे के अंदर होता है। जैसे बच्चा 6 महीने के बाद होता है, धीरे धीरे HbA का कंसंट्रेशन, HbF का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कम। ठीक, अच्छा HbF की कोई खास बात याद है? HbF की कोई खास बात याद है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं। एफिनिटी किसके ज्यादा होती है ऑक्सीजन से? HbF। HbF के बारे में कोई खास बात पूछे तो तुम्हें बतानी है कि फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होती है? ज्यादा। ठीक, तो सारी कहा, हाँ, स्टेज अलग नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। हमारे पास एक और हीमोग्लोबिन होती है HbA2। ठीक, तो मतलब वहां पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके पॉलीपेप्टाइड में चेंज आएंगे तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक, तो HbA ये एडल्ट हीमोग्लोबिन है। एडल्ट हीमोग्लोबिन किसमें बदल गई? HbS। HbS। ठीक, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करने की ज्यादा चांसेस होते हैं। 4 साइट होती हैं, मेरी बात सुनते रहना। ठीक, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 4। ठीक, लेकिन एक HbS का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो अगर किसी की बॉडी में HbA की जगह क्या बन गया? HbS। ठीक, तो उसकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आने लगेंगी? सिकल सेल क्या हो जाएगा? एनीमिया। उसकी बॉडी में ऑक्सीजन सही से पहुंचेगी नहीं, तो उसके अलग अलग ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, स्प्लीन डैमेज, ब्रेन डैमेज। ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी, तो हमारे ऑर्गन्स क्या होने लगेंगे? डैमेज। तो जीन में कितने बदलाव आया? एक, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन्स क्या हो गए? डैमेज। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्लियोट्रॉपी। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब हमारा एक और एग्जाम्पल है छोटा सा, स्टार्च ग्रेन। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत है? ठीक, तो हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं मेंडल लॉस का। मेंडल लॉस के एक्सेप्शन में हमने सबसे पहले देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर क्या देखा? कोडोमिनेंस, फिर हमने देखा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में हमने देखा फिनाइल कीटोन्यूरिया, ड्रोसोफिला और HbS। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं पी के स्टार्च ग्रेन की साइज। इसको थोड़ा दिमाग से देखना, इसमें 2 चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक, देखो सबसे पहले, ठीक, हमने स्टार्च ग्रेन को लिया, इसके अंदर इसका जीन था कैपिटल बी। इसका क्या जीन था? स्मॉल बी। इसके अंदर लार्ज साइज स्ट्रेच ग्रेन था, मतलब ग्रेन का साइज क्या था? बड़ा। ग्रेन का साइज क्या था? बड़ा। और ग्रेन कैसा था? राउंड। दो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर के बारे में? 2। ठीक, एक ही जीन है, कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है? 2। ठीक, ये बी जीन है, कौन? देखो
बी और बी जीन है, ये दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। एक तो स्टार्च के साइज को कंट्रोल कर रही है, स्टार्च साइज मत बोलूं, ग्रेन के साइज को कंट्रोल कर रही है, दाने के साइज को कंट्रोल कर रही है और दाने के शेप को कंट्रोल कर रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक जीन है बी और बी, वो जीन तुम्हारा ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल कर रही है और ग्रेन के शेप को भी कंट्रोल कर रही है। ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि कैपिटल बी अगर क्रॉस किया गया स्मॉल बी के साथ, कैपिटल बी क्या है? राउंड। स्मॉल बी क्या है? रिंकल्ड। ठीक, कैपिटल बी में कैसा ग्रेन है? लार्ज। स्मॉल बी में कैसा ग्रेन है? स्मॉल। ठीक, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। ठीक, तो हमें कैपिटल बी और स्मॉल बी मिला, कैपिटल बी और क्या मिला? स्मॉल बी। ठीक, तो इसमें स्टार्च ग्रेन का साइज क्या हो गया? इंटरमीडिएट। स्टार्च ग्रेन का साइज क्या हो गया? इंटरमीडिएट। पहले ग्रेन का साइज मान लो, एक ग्रेन का साइज इतना बड़ा था, एक ग्रेन का साइज इतना छोटा था। ग्रेन का साइज समझ रहे हो कि नहीं? मटर के दाने का साइज, मटर के दाने का साइज कितना बड़ा था? इतना। छोटे वाले का कितना था? इतना। दोनों को जो आपस में क्रॉस कराया गया तो कितना साइज हो गया? इंटरमीडिएट। ठीक, ना बड़ा वाला ना छोटा वाला, क्या हो गया? इंटरमीडिएट। लेकिन यहां पर कैसा था? राउंड। इसमें कैसा था? रिंकल्ड। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो कैसा साइज आया? राउंड। तो यहां पर दो बातें नहीं समझ पा रहे हो कि एक जीन कौन सी है? बी वाली, लेकिन वो दो तरह से काम कर रही है कि नहीं? जीन कौन सी है? बी और बी वाली, लेकिन दो तरह से काम कर रही है। रुक जाओ, सब समझ में आएगा, आगे देखो, थोड़ा आगे देखो। ठीक, अब मेरी बात समझना। अब हमने F1 जनरेशन के बीच में क्या किया? क्रॉस। आपस में बातचीत मत करो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं क्या बता रहा हूं कि हमने दो चीजों के बीच में क्या किया? क्रॉस। ठीक, F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस किया। ठीक, अब F1 जनरेशन के बीच में हमने क्रॉस किया, हमको 3 चीजें मिली, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी। ठीक, ये तुम्हारा पहले वाले पेरेंट के जैसा सिमिलर है कि नहीं? तो इसका साइज, स्टार्च ग्रेन का साइज क्या रहेगा? बड़ा। और इसका स्टार्च ग्रेन कैसा रहेगा? राउंड। इन दोनों के अंदर स्टार्च ग्रेन का साइज क्या रहेगा? इंटरमीडिएट और राउंड। और इन दोनों के अंदर क्या रहेगा? स्मॉल। और क्या रहेगा? रिंकल्ड। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहां पर एक जीन दो चीजों को लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो देखो, ठीक, अभी देखना आप, स्मॉल कैपिटल बी और स्मॉल बी की बात करते हैं। तो कैपिटल बी, स्मॉल बी इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन बना रहा है और राइट स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा है? राउंड। ठीक, तो यहां पर दो चीजें साथ में लग रही हैं। एक जगह लग रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक जगह लग रहा है क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसमें इनकम्प्लीट लग रहा है, किसमें डोमिनेंस वाला लग रहा है? क्या लग रहा है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइज और ये क्या हो जाएगा? शेप। तो साइज के लिए कौन सा लॉ लग रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और शेप के लिए कैसा लग रहा है? डोमिनेंस। ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई? बस, बाकी सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? इतना आसान बात है। ठीक, देखते रहो। चलो इसमें मैं साफ साफ बनाता हूं। ठीक, ठीक, हमने क्या लिया? दो चीजों के बीच में क्रॉस किया। ठीक, एक ग्रेन था, उसका साइज क्या था? बड़ा। और वो क्या था? राउंड। ये क्या था? इसका ग्रेन का साइज क्या था? छोटा। और ये क्या था? रिंकल्ड। ठीक, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस किया और हमें ऐसा मिला कुछ। ठीक, इससे इसका साइज क्या है? छोटा। और इससे इसका साइज क्या है? बड़ा। तो साइज में क्या हो जाएगा? ये इंटरमीडिएट। क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। ठीक, अगर मैं बात करूंगा शेप की, तो इसका शेप कैसा था? राउंड। इसका शेप कैसा था? रिंकल्ड। तो इसका अब शेप कैसा हो जाएगा? राउंड। तो अब दो बातें देखना। ठीक, मेंडल क्या कहते थे? मेंडल कहते थे कि भैया दो चीजों को जो आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? डोमिनेट। ठीक, तो अब इसमें क्या देखो, जब राउंड को रिंकल्ड के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो क्या आ रहा है? राउंड। तो इसके मतलब क्या है कि यहां पर कौन सा लग रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बात सबको समझ में आई? नंदिनी समझ में आई? पक्का? ठीक, मेंडल क्या कहते हैं कि राउंड और रिंकल्ड के बीच में क्रॉस कराएंगे तो एक डोमिनेट कर जाएगा। क्या डोमिनेट करेगा? राउंड। तो राउंड का कौन सा लॉ दिखा रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा। ठीक, यहां पर लार्ज साइज और स्मॉल साइज के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। ना लार्ज आ रहा है ना स्मॉल आ रहा है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है? बीच का।
तो ये कौन सा लॉ दिखाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ या नहीं? ना तेरा ना मेरा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, तो एक बात कही जाती है कि जीन कभी भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करती। मेरी बात ध्यान से सुनना, जीन कभी भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करती, कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है। यहां पर हमने कौन सी जीन ली थी? कैपिटल बी स्मॉल बी, यही तो जीन ली थी। जीन तो क्या थी? सेम, लेकिन सेम जीन में हम क्या देख रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेम जीन में हम क्या देख रहे हैं? डोमिनेंस। तो इसमें कहा जाता है बात कि जीन कभी भी डोमिनेट नहीं करती। डोमिनेट कौन करता है? कैरेक्टर। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बी और बी जीन दो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइज और शेप। आप बात समझ में आई कि नहीं? मैं कहना चाहता हूं ये एक्सपेरिमेंट यहां हमें दर्शाता था कि एक जीन की बात कर, मैंने एक जीन ली कैपिटल बी स्मॉल बी, वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? साइज। वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? शेप। ठीक, लेकिन साइज और शेप अलग अलग सॉर्ट होते हैं। साइज किसके थ्रू होता है? इनकम्प्लीट। और शेप किसके थ्रू? डोमिनेंस। ठीक, तो कभी भी जीन डोमिनेट नहीं करती। क्या डोमिनेट करते हैं? कैरेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं? ये बात दिमाग में उठा लो कि कभी भी जीन डोमिनेट नहीं करती। क्या डोमिनेट करते हैं? कैरेक्टर्स। यही बात साफ साफ यहां पे लिखी हुई है। ठीक, कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्रॉस, यानी कि ऊपर के क्रॉस देखकर हमें यह पता चलता है कि डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और जीन प्रोडक्ट, यानी कि डोमिनेंसी जीन का प्रोडक्ट नहीं है, डोमिनेंसी के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक, इट डिपेंड्स अपॉन द फिनोटाइप वी चूज टू एग्जामाइन, स्पेशली व्हेन जीन प्रोड्यूस्ड मोर देन वन फिनोटाइप। इसका मतलब क्या है कि कभी भी जीन एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करते। हम जो कैरेक्टर लेते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हैं। हमने यहां पर देखा कि बी स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट है जब हम क्या देख रहे हैं? सीड का शेप। बी स्मॉल बी के ऊपर क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंट है जब हम क्या देख रहे हैं? साइज। यही बात तो मैं 10 बार बता चुका हूं, हाँ या नहीं? कि जब हम साइज देख रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ? साइज देख रहे हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और शेप देख रहे हैं तो डोमिनेंस। तो कभी भी जीन एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करती। क्या डोमिनेट करते हैं? कैरेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो यहां पर हमने 3-4 एग्जांपल देख लिए प्लियोट्रॉपी के। पहला प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल देखा फिनाइल कीटोन यूरिया, दूसरा देखा ड्रोसोफिला, तीसरा क्या देखा? सिकल सेल, और चौथा क्या देखा? स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन का साइज और स्टार्च ग्रेन का शेप। क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक, तो हम ये मेंडल लॉस के एक्सेप्शंस देख रहे हैं कुछ। ठीक ठीक, अब मेरी बात समझना, ठीक है? तो ये हमारा आ गया डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी। इन सारे टर्म्स क्लियर है सबको कि नहीं? ठीक, डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर क्या करता है? डोमिनेट। ठीक, एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर क्या करता है? डोमिनेट। जब हम दो चीजों को क्रॉस कराते हैं तो जो चीज दिखती है वो क्या हो जाती है? डोमिनेट। जो चीज नहीं दिखती वो रेसेसिव। ठीक, अब आगे की बात की जाती है कि जब ना ऊपर वाला दिखे ना नीचे वाले दिखे, क्या दिखे? बीच का, तो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब दोनों साथ में दिखे तो कोडोमिनेंस। जब एक कैरेक्टर के लिए एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो प्लियोट्रॉपी। क्लियर है कि नहीं? पक्का? ठीक, अब हम बात करते हैं डोमिनेंसी का कॉन्सेप्ट, फर्जी के कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब यहां पर बात की जाती है। ठीक, ये सबको आपको पता है, ज्यादा जानने की जरूरत उसमें है नहीं। ठीक, कहता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास 2 कॉपी होती है एक एलील की, हाँ या नहीं? एक जीन की कितनी कॉपी है हमारे पास? 2। एक इस क्रोमोसोम पे, एक इस क्रोमोसोम पे। हमारे पास क्रोमोसोम के क्या है? एक पेयर। तो एक इस क्रोमोसोम पे मौजूद है, एक इस क्रोमोसोम पे मौजूद है। ठीक, द अनमॉडिफाइड और वाइल्ड टाइप प्रोड्यूसेस एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट था, उसको बदला जाता था प्रोडक्ट में एक जीन के द्वारा। एक जीन के द्वारा, जीन एक्स मान लेते हैं। ठीक, एक जीन एक्स के द्वारा हमारा सबस्ट्रेट किस में बदला जाता था? प्रोडक्ट में। ठीक, अब बात की जाती है कि म्यूटेशन हो गया। किसमें म्यूटेशन हो गया? जीन एक्स में। किसमें म्यूटेशन हो गया? जीन एक्स में। ठीक, और थ्योरेटिकली 3 डिफरेंट चीजें पॉसिबल हैं। ठीक, अब मैं बता रहा हूं। ठीक, समझना मेरी बात को। ठीक, हमारे पास कोई सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट। ठीक, सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो सकता है आपके पास? रिएक्टेंट। ठीक, रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट के ऊपर कौन काम करता है? एंजाइम। और उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट।
एंजाइम और उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट। सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझने की कोशिश करना कि डोमिनेंसी शब्द क्यों आया। ठीक, ये एंजाइम, कोई एंजाइम था जीन, कोई जीन थी एक्स, कोई जीन एक्स थी, उसने ये एंजाइम बनाया, तो सबस्ट्रेट किसमें बदल गया, प्रोडक्ट। अब मान लो इस जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन, इस जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन, और इस जीन में म्यूटेशन से 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी कहती है कि नॉर्मल एंजाइम बनेगा, नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम, अभी सब समझ में आ जाएगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम। और तीसरी पॉसिबिलिटी कहती है नो एंजाइम। ठीक, चलो थोड़ा सा मैं चेंज लाता हूं इसी फॉर्मेट में। ठीक, कोई जीन एक्स थी, कोई जीन क्या थी, एक्स, वो एक एंजाइम बनाती थी। वो एंजाइम सबस्ट्रेट को किसमें बदलता था, प्रोडक्ट में। वो एंजाइम क्या था, सबस्ट्रेट को किसमें बदलता था, प्रोडक्ट में। उसमें म्यूटेशन हो गया, उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन। और उस म्यूटेशन होने की वजह से ये एक सिचुएशन अराइज की, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। तो कैपिटल एक्स किसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, स्मॉल एक्स के ऊपर, और क्या बनाएगा, नॉर्मल एंजाइम। और नॉर्मल एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को किसमें बदल देगा, प्रोडक्ट में। बात क्लियर। तो ये सिचुएशन क्या है हमारे लिए, ठीक, कोई दिक्कत इसमें अराइज नहीं होती। तो ये डोमिनेंसी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। लेकिन दोनों कैरेक्टर्स, इन दोनों कैरेक्टर्स की बात करें, इसमें स्मॉल एक्स बन गया, इसमें स्मॉल एक्स बन गया, इसमें कुछ बना ही नहीं। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, हमारा जीन ने स्मॉल एक्स बना दिया, तो जो एंजाइम होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल। और इसमें क्या बन जाएगा, कोई एंजाइम ही नहीं बनेगा। तो ये दोनों कंडीशन हमारे लिए क्या हो जाएंगी, खराब। ठीक, तो इसमें यह बात की जाती है कि हमारी बॉडी में एक वाइल्ड टाइप, एक पुराने जमाने में एक जीन मौजूद था, कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स, वो हमारे लिए नॉर्मली काम करता था। ठीक, लेकिन समय के साथ उसमें क्या हो गए, म्यूटेशन। समय के साथ उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन। और म्यूटेशन होने की वजह से उसमें क्या आ गया, बदलाव। लेकिन ऐसा बदलाव आया जो क्या बना रहा था, नॉर्मल एंजाइम, तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इसमें नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम बनाने की कंडीशन में हमारे पास क्या आने लगेगी, दिक्कत। तो समय के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई चीज डोमिनेंसी दिखा रही है, एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, तो डोमिनेंस है। अगर कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा, रेसेसिव। तो ये वाली कंडीशन क्या दिखाती है, डोमिनेंसी। ये वाली क्या दिखाती है, रेसेसिव। ठीक, डोमिनेंसी वाला दिखाएगा तो काम नॉर्मली करेगा, और रेसेसिव वाला दिखाएगा तो काम नहीं करेगा। बस याद रखना कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल डोमिनेट करता है, खत्म बात। ठीक, केस 1 मॉडिफाइड इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड सेड टू बी डोमिनेंट। तो पहले वाले केस में क्या कहा जाएगा, डोमिनेंट। सेकंड और थर्ड वाले कैरेक्टर में क्या कहा जाएगा, रेसेसिव। तो वही मैं बात बताना चाह रहा हूं कि कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के ऊपर क्या कर जाएगा, डोमिनेट। स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा, रेसेसिव। तो या तो एंजाइम नहीं बना पाएगा, या तो ऐसा एंजाइम बनेगा जो काम नहीं करेगा। सिंपल चीज है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक जीन कितने कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मोर देन 1। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि एक कैरेक्टर के लिए मोर देन 1 जीन रिस्पॉन्सिबल है। 2 शब्द है, देखो कंफ्यूज मत हो आप। ठीक, वन जीन मैनी फंक्शन, क्या हो जाएगा, 1 जीन मैनी फंक्शन, पक्का क्या हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी। 1 जीन मैनी फंक्शन, प्लियोट्रॉपी। मैनी जीन 1 फंक्शन, मैनी जीन 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म। बात समझ में आ रही कि नहीं, दोनों चीजें समझना। 1 जीन मैनी फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी, और मैनी जीन 1 फंक्शन, मल्टीपल एलिलिज्म। नाम ही है मल्टीपल एलिलिज्म, यानी कि एक कैरेक्टर के लिए कौन कितने एलील रिस्पॉन्सिबल है, मल्टीपल। जैसे कि हमारी बॉडी में आता है ब्लड ग्रुप, तो हमारे ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 3, ए बी और ओ। बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक, तो हमारी बॉडी में, लेकिन हाँ पॉपुलेशन की बात की जाएगी, हमारी बॉडी में एक ही सेट एलील होगा। चलो थोड़ा बताते हैं, हमारी बॉडी में या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो ए होगा या तो ओ होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, या तो ओ और ओ होगा। ठीक, लेकिन पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मल्टीपल एलिलिज्म बोलो। हाँ, ए बी भी हो सकता है, मतलब मैं बता रहा हूं कि पूरी पॉपुलेशन की मैं बात करता हूं, रुक जाओ। ठीक, चलो मल्टीपल एलिलिज्म का क्या मतलब आपने सीखा, देखो बतियाओ नहीं पहली बात। ठीक, मल्टीपल एलिलिज्म का क्या मतलब सीखा, मैनी जीन विथ 1 फंक्शन, मैनी जीन विथ
वन फंक्शन, ठीक। लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पॉपुलेशन पे। किस पर? पॉपुलेशन पर। ये इंडिविजुअल लेवल पर अप्लाई नहीं होता, इंडिविजुअल लेवल पर अप्लाई नहीं होता। इंडिविजुअल लेवल पर हमारे पास कितनी जीन्स होती है? सिर्फ और सिर्फ दो। हमारे पास अगर मैं अपना ब्लड ग्रुप कहूंगा, चलो ठीक है बोलते रहो, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, इतना ही पॉसिबल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दो, ठीक। इसके अंदर किसकी कौन कौन सी एलील रहेगी? ए और बी, इसके अंदर बी और ओ, इसके अंदर ए और ओ, और इसके अंदर ओ और ओ। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूंगा तो एक इंडिविजुअल के पास कितनी एलील है? दो। एक इंडिविजुअल के पास कितनी मैक्सिमम कितनी एलील हो सकती है? दो। लेकिन इन सब की अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं तो कितनी एलील है? ए बी और ओ। तो ए बी ओ किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? पॉपुलेशन की। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, कि मल्टीपल एलिलिज्म हमेशा शब्द किसके ऊपर अप्लाई होता है? पॉपुलेशन के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्योंकि हमारे पास एक सेट ही एलील होगी। हमारे पास कितनी एलील होगी? एक सेट, ठीक। तो वही सारी बातें यहां पर दिखाई जा रही हैं, ठीक, कि व्हेन मोर देन, बोलो बी एंड ओ एंड, क्या बोल रहे हो भाई? मैं कहता हूं कि बी ओ के ऊपर डोमिनेट करता है, ए ओ के ऊपर क्या करता है? डोमिनेट। बात सुन रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो ये हमारा क्या दिखाता है? डोमिनेंस। ये क्या दिखाता है? कोडोमिनेंस। बात सुन में आ रही कि नहीं? अब समझते रहो, यहां पर कुछ जीनोटाइप्स लिखे हैं, ठीक। मल्टीपल एलील की बात करते हैं कि व्हेन मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज अवेलेबल, यानी कि एक जीन के कितने फॉर्म से, कितने फॉर्म यहां पे देख रहे हैं? 3, ठीक। उसको मैं क्या बोल रहा हूं? मल्टीपल एलील, ठीक। प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है? पॉपुलेशन का। बिकॉज इंडिविजुअल के पास कितने एलील होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। तो मल्टीपल एलिलिज्म कॉन्सेप्ट किसके ऊपर अप्लाई करता है? पॉपुलेशन के ऊपर। मैं कहूं कि हम सब के पास मल्टीपल एलील है तो ये बात क्या है? सही। लेकिन मैं कहूं मेरे पास मल्टीपल एलील है तो ये बात क्या है? गलत। अभी कोचिंग में हो, थोड़ी देर में कॉल होता है, ठीक। मेरी बात सुनो, तो मैं क्या बता रहा हूं कि मल्टीपल एलिलिज्म की मैं बात करूं तो मल्टीपल एलिलिज्म किसके बारे में बात करते हैं? पॉपुलेशन। मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूंगा तो मेरे पास कितने पेयर होंगे? एक। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो ये सारी बातें आती हैं। तो इसका एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का, क्या है? ए बी और ओ, ठीक। इट्स एलील आर प्रेजेंट इन द सेम जीन, सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, हटा दो ये सब, ठीक। अब ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन क्या हो जाएगा? ए। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी। और इसके अंदर जीनोटाइप क्या हो सकता है? आई ए आई ए आई ए आई ओ। बात सुन में आ रही कि नहीं? ठीक, रुक जाओ, ये आई वो गलत लिखा हुआ है, रुक जाओ। अब हमारी पॉपुलेशन में कितनी जीन है? रुक जाओ देख लो, हमारी पॉपुलेशन में कितने एलील्स हैं? 3। क्या पंखा चलवा दें? गर्मी तो मुझे भी लग रही, पर ऐसे बैठे रहो तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक। ठीक, अब मेरी बात सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी पंखा चला दोगे 2 मिनट, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। सुनते रहो, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक। हमारे पॉपुलेशन में कितनी एलील है? 3, आई ए, आई बी और आई ओ, ठीक। हमारे ब्लड ग्रुप की बात करता हूं, ए बी ओ और ए बी, ए बी ओ और ए बी। ए ब्लड ग्रुप तब पॉसिबल होता है जब दोनों एलील क्या हो? आई ए या फिर आई ए आई ओ। ए ब्लड ग्रुप कब पॉसिबल होता है? जब दोनों एलील क्या हो? ए, या एक क्या हो? ए, एक क्या हो? ओ। ये सेम कॉन्सेप्ट किस में लग जाएगा? बी में, आई बी और क्या हो जाएगा? आई बी और आई ओ, ठीक। अब ओ कॉन्सेप्ट कब लगेगा? आई ओ और आई ओ। ए बी क्या लगेगा? आई ए और आई बी, ठीक। तो इसमें तुम्हें कैलकुलेट करने का आएगा। कैसे कैलकुलेट करने को आएगा? कि एक मदर के पास, ठीक, एक क्वेश्चन आएगा कि एक फादर का ब्लड ग्रुप था ए बी, ठीक, मदर का ब्लड ग्रुप था बी, ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बच्चे के अंदर, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो सवाल थोड़ा चेंज करता हूं, बढ़िया से सवाल देता हूं, कर लो, सॉल्व करो, ठीक। फादर का ब्लड ग्रुप क्या था? ए बी, ठीक। फादर का ब्लड ग्रुप था ए बी, मदर का ब्लड ग्रुप था बी, हेट्रोजाइगस बी, बस हेट्रोजाइगस बी। अब बच्चे के अंदर ए बी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? निकालो। सवाल सुन लेना, पिताजी के अंदर कैसा ब्लड था? ए बी,
ठीक, मदर के अंदर कैसा ब्लड है, हेट्रोजाइगस बी। अब तुम मुझे बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप बी आ जाए। बर्थ बेबी 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 के अंदर क्या है, बेबी के अंदर हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, बी। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस नहीं, बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप हमें बी बताना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। रुक जाओ, गलत आएगा, तुम लोग गलत बता रहे हो, सॉल्व करो सही। चलो देखो, नहीं सॉल्व कर पाओगे तो सुन लो अभी, ठीक। मैं कह रहा हूं कि फादर के अंदर क्या ब्लड ग्रुप था, ए बी, तो फादर के अंदर कैसी जीन रही होगी, आई ए आई बी। क्लियर है कि नहीं? मैंने क्या कहा, मदर के अंदर कैसी जीन है, हेट्रोजाइगस बी, यानी कि आई बी नहीं हो सकता, आई बी नहीं हो सकता। हेट्रोजाइगस मैंने लिखा ना, तो क्या हो जाएगा, आई बी और आई ओ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक, अब इस क्वेश्चन में तुम सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, आई ए आई बी, क्या हो जाएगा, आई बी और आई बी, क्या हो जाएगा, ये आई ए आई ओ, और ये क्या हो जाएगा, आई बी और आई ओ। 50%, इसके अंदर भी तो बी है और इसके अंदर भी क्या है, बी, तो कितने परसेंट चांसेस हैं, 50%। समझ में आया कि नहीं? तो सवाल आपसे ऐसे ही आएगा। अब इसमें एक और सवाल बना सकता है कि बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, ओ। सिंपल सा क्वेश्चन बना सकता है कि नहीं? ठीक, कि फादर क्या था, फादर का ब्लड ग्रुप था ए बी, मदर का ब्लड ग्रुप था बी, बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नहीं, कंडीशन बनाते रहना, सारी कंडीशन को लिखते रहना, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस तुम ये चार्टिंग याद कर लो, ठीक, कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, तो आप एक चुटकियों में सवाल सारे कर ले जाओगे। ठीक, यहां पर शायद कुछ सवाल भी होने चाहिए, ठीक, चलो नहीं है। ठीक, अब कहता है नंबर ऑफ जीनोटाइप इन मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक, सवाल पूछ लिया जाएगा, थ्योरेटिकल सवाल है, नंबर्स के बेसिस पे सवाल आएगा कि अब मेरी बात समझना। ठीक, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं सारी चीजें। ठीक, क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप इन मल्टीपल एलिलिज्म। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप इन मल्टीपल एलिलिज्म का फॉर्मूला है n/2 n+1, n/2 n+1। तो n तुम्हारा, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नहीं मैं समझो। ठीक, अब n की वैल्यू यहां पर कितने जीन्स ब्लड ग्रुप के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल है, 3, तो 3 × 3 + 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 6। तो अगर मैं अपने ब्लड ग्रुप के अंदर बात करूं तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, 6। कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, 6। अब मैं 6 जीनोटाइप दिखाता हूं, देखो 6 जीनोटाइप आप देखें, 1 2 3 4 5 और 6, दिखा कि नहीं? ठीक, तो आप फिर से दिमाग लगाएं, मैं क्या बता रहा हूं, फॉर्मूला था नंबर ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, नंबर ऑफ, क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ जीनोटाइप इन मल्टीपल एलिलिज्म। फॉर्मूला क्या था, n × n+1/2। ठीक, यहां पर हमारे ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, 3। ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, 3, तो 3 × 3 + 1/2 क्या आ जाएगा, 6। तो कितने जीनोटाइप हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके अलावा कोई और जीनोटाइप निकाल के दिखा दो, पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने का भी आपके पास फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं? अब आती है लीथल जीन। ये मतलब ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए है, वैसे मतलब आजकल काम आता नहीं है, लेकिन अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके लिए। ठीक, अलग अलग जीन के एग्जांपल याद रखना, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, प्लियोट्रॉपी क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, शब्दों का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या, ना तेरा ना मेरा, कोडोमिनेंस का मतलब दोनों का। ठीक, प्लियोट्रॉपी का मतलब एक जीन मेनी फंक्शन, मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब मेनी जीन वन फंक्शन। क्लियर? अब आती है लीथल जीन। लीथल जीन मतलब, लीथल मतलब क्या होता है, खतरनाक, मार देना, तो लीथल जीन देखी जाती है। ठीक, अब ये माइस के अंदर देखी जाती थी और इसको एक साइंटिस्ट थी ली वेनॉट, एक साइंटिस्ट थे ली वेनॉट, उन्होंने खोजा था। ठीक,
ठीक, माइस के अंदर देखा जाता है। अब कंडीशन क्या होती है, ऐसा होता है कि माइस का कलर, दो माइस कैसे हैं, येलो। तो जब दो येलो माइस को, दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस, दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस। ठीक, दो माइस हो, दोनों के माइस क्या है, हेट्रोजाइगस। ठीक, अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब इनको आपस में क्रॉस करते थे तो रेशियो क्या मिलता था, 2:1। एक कहां गया, मर गया, एक कहां गया, मर गया। क्यों, क्योंकि मेरी बात समझना, ठीक, जब कैपिटल वाई साथ में आ जाता था उनकी बॉडी के अंदर तो माइस क्या हो जाता था, मर जाता था। तो ये लीवनॉट कहते हैं कि माइस के कलर को डिटरमाइन करने के लिए जो जीन होता है, अगर उसमें दोनों के दोनों क्या हो जाएं, डोमिनेंट, तो उस माइस की क्या हो जाती थी, डेथ। तो इसी को क्या कहा जाता है, लीथल जीन। तो तुमसे कुछ नहीं याद करना, तुम्हें कुछ भी नहीं याद करना, तुम्हें बस इतना याद करना है कि लीथल जीन का रेशियो कितना होता है, 2:1। खत्म। लीथल जीन का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो हमेशा 2:1:2 ढूंढोगे या 2:1:1 ढूंढोगे, हमेशा टोटल कितना मिलना चाहिए जोड़ के, 4। लेकिन यहां पे क्या मिल रहा है, 3। एक क्या हो गया, मर गया। ठीक, तो ये लीथल जीन का एग्जांपल है। कोई डाउट? ठीक, तो कल मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकदम टिप टॉप का तरीके से रट के आना, ठीक है, कल टेस्ट है। ठीक, पर फिर भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत मन करे तो।